चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो इम्प्योर मेटल्स की रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बेसिकली हम नेमिंग से जानते हैं किसी चीज़ को वेपोराइज करना, एवेपोरेट करना। तो देखिए मेथड इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ सच मेटल्स विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू इम्प्योरिटीज़। मतलब ऐसे कुछ मेटल्स जिनको ईजिली वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि आसानी से उनको बॉईल किया जा सकता है। अब बॉईल किसको आसानी से कर सकते हैं, वेपर में किसको आसानी से बदल सकते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो इम्प्योरिटी के कंपैरिजन में अगर मेटल लो बॉइलिंग पॉइंट रखता है तो ऐसे मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन मेथड। ये मेथड मोस्टली यूज किया जाता है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी के लिए, क्योंकि ये तीनों मेटल ऐसे हैं जिनके मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ वीक होती है, क्योंकि इनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो पुअर मेटालिक बॉन्डिंग के कारण से इन मेटल्स को इजीली आप वेपोराइज कर सकते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं इन मेटल्स के लिए। इसी डिस्टिलेशन का एक और पार्ट होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि अगर मैं किसी मिक्सचर से अलग अलग कंपोनेंट को डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करता जा रहा हूं तो उसको कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मान लीजिए ए एंड बी दो कंपोनेंट का एक मिक्सचर है, इसमें से ए का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करेंगे, पहले आपने ए को हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो ए बॉइलिंग पॉइंट आने के कारण से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप सेकंड स्टेप में बी को वेपर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर फ्रैक्शन बनाकर आप सेपरेट कर रहे हैं कंपोनेंट को, स्टेप बाय स्टेप अगर आप सेपरेट कर रहे हैं डिस्टिलेशन के थ्रू, तो वो कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास रिफाइनिंग के लिए वो है लिक्वेशन मेथड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मुझे मेटल को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। अब किस मेटल को आप लिक्विड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो अगर कोई मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज के कंपैरिजन में लो है तो ऐसे मेटल्स को इजीली आप सेपरेट कर सकते हैं लिक्वेशन के थ्रू। एक इंक्लाइन टेबल पर उस मेटल को हीट कर देते हैं, मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से पहले मेल्ट करता है, नीचे आ जाता है, बॉटम पे मेटल को इकट्ठा कर लिया जाता है। मोस्टली इस लिक्वेशन मेथड को हम यूज करते हैं टिन, लेड, टिन एंड बिस्मथ मेटल के लिए, यानी पी ब्लॉक मेटल्स स्पेशली जिनके मेल्टिंग पॉइंट लो हैं उनके रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है लिक्वेशन मेथड। थर्ड इज क्यूपलेशन। क्यूपलेशन मेथड आप वहां यूज करते हैं जहां पर इम्प्योरिटी का एफिनिटी एयर के लिए मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा है, यानी ऐसी कोई इम्प्योरिटी जिसका एयर के लिए एफिनिटी मेटल से ज्यादा हो, उस पर्टिकुलर मेटल की रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाएगा क्यूपलेशन प्रोसेस। मोस्टली इस क्यूपलेशन प्रोसेस को हम कॉमर्शियली यूज करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड के रिफाइनिंग के लिए। सिल्वर और गोल्ड दोनों ऐसे मेटल हैं जिनमें लेड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो सिल्वर में अगर मान लीजिए लेड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट हुई, अब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेड जो है वो सिल्वर के ऊपर आता है, यानी कि लेड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ज्यादा है सिल्वर के कंपैरिजन में। तो एयर के लिए एफिनिटी किसका ज्यादा होगा, लेड का। तो लेड का एयर के लिए एफिनिटी ज्यादा है, यानी इम्प्योरिटी का एफिनिटी एयर के लिए मेटल सिल्वर के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए इस मेथड को हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ सिल्वर से इस लेड की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए जैसे ही हम एयर पास करेंगे, ये एयर लेड के साथ रिएक्शन करेगा पहले, क्योंकि लेड ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखता है सिल्वर के कंपैरिजन में। तो ये लेड इजीली एयर के साथ रिएक्शन करके बना देगा इसका वोलेटाइल ऑक्साइड। तो ऑक्साइड बनाकर ये वेपर की फॉर्म में पीबीओ सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिफाइनिंग मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है पोलिंग। पोलिंग में नेमिंग से पता चल रहा है, यानी हम एक पोल यूज कर रहे होंगे, वो भी कच्ची लकड़ी का, ग्रीन वुड पोल। ग्रीन वुड पोल यूज करने का पर्पज यहाँ पर यह है कि इस ग्रीन वुड पोल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन हमको क्यों चाहिए, इसका पर्पज क्या है, उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इस पोलिंग मेथड का यूज हमको करना कहाँ पर है। पोलिंग ऐसा रिफाइनिंग मेथड है जिसका यूज किया जाता है पर्टिकुलर ऐसे मेटल्स की रिफाइनिंग में जिन मेटल्स में उनके खुद के ऑक्साइड के इम्प्योरिटी प्रेजेंट हों। अगर किसी मेटल में उसके खुद के ऑक्साइड का इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो ऐसे मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाएगा पोलिंग, स्पेशली कॉपर एंड टिन। कॉपर में खुद के ही ऑक्साइड यानी Cu2O की इम्प्योरिटी है, टिन में खुद का ऑक्साइड यानी टिन स्टोन SnO2 की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है।
तो खुद के ही ऑक्साइड की इम्प्योरिटी अगर किसी मेटल में प्रेजेंट हो तो ऐसे मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए आप यूज करते हैं पोलिंग मेथड। ग्रीन वुड पोल यूज करने का फायदा ये होता है यहाँ पर कि इस ग्रीन वुड पोल के इनकम्प्लीट कंबशन से, क्योंकि यहाँ कच्ची लकड़ी आप यूज कर रहे हैं, हरी लकड़ी का कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, इसका इनकम्प्लीट कंबशन होने से आपको गैस मिलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ इस कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के फर्दर ऑक्सीडाइज होने की एक टेंडेंसी बची हुई है, यानी कि ये फर्दर CO2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। CO2 नहीं ले सकते, यानी यहाँ कच्ची लकड़ी की जगह हम सूखी लकड़ी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सूखी लकड़ी के कंबशन पर CO2 गैस आपको मिलेगी और CO2 जो है वो नॉन रिड्यूसिंग गैस है, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ ग्रीन वुड पोल यूज करने का पर्पज बेसिकली इतना सा है कि ग्रीन वुड पोल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा, क्योंकि जब इस मॉल्टन मेटल में ग्रीन वुड पोल से हम इसको स्टर करेंगे तो ग्रीन वुड पोल के इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CH4 जैसी रिड्यूसिंग गैसेस प्रोड्यूस होंगी। ये जो गैसेज हैं वो मेटल ऑक्साइड को फर्दर मेटल में रिड्यूस कर देंगी फर्दर। फॉर एग्जाम्पल देखिए Cu2O, मान लीजिए मैं कॉपर में Cu2O की इम्प्योरिटी को हटाना चाहता हूं, तो मुझे Cu2O को वापस कॉपर में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेटल में कॉपर ऑक्साइड की ही इम्प्योरिटी प्रेजेंट है इसलिए। तो इस Cu2O को रिड्यूस करने के लिए मैंने यूज किया यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इस ग्रीन वुड पोल के इनकम्प्लीट कंबशन से मिला था। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस कॉपर को +1 से ले आएगा 0 में और सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा +2 से कार्बन +4 में, यानी CO2 में। मान लीजिए अगर मुझे मीथेन गैस मिला, मीथेन गैस अगर मिला तो मीथेन में कार्बन -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कार्बन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो CH4 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर को +1 से रिड्यूस कर देगा 0 में और साथ में आपको मिलेगा CO2 एंड वाटर। SnO2 टिन ऑक्साइड में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो CO इसको रिड्यूस करेगा, टिन को +4 से ले आएगा 0 में और सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा कहाँ, CO2 में। अगर मान लीजिए CH4 गैस प्रोड्यूस हुई है तो वो CH4 गैस इस SnO2 को रिड्यूस करेगा टिन में, साथ में आपको मिलेगा CO2 एंड वाटर। तो ये ऐसा करके हमने 4 रिफाइनिंग मेथड यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट जो रिफाइनिंग मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिफाइनिंग मेथड है जॉन रिफाइनिंग मेथड। जॉन रिफाइनिंग मेथड बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है जो कि अल्ट्रा प्योर रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं हमारे पास जो एलिमेंट सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन में ऐसे एलिमेंट्स मोस्टली यूज किए जाते हैं जो कि अल्ट्रा प्योर हो, यानी हाई अमाउंट में प्यूरिफिकेशन हो चुका हो। ऐसे एलिमेंट गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन एंड इंडियम एक्सेट्रा हैं। ये एलिमेंट सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं और ये अल्ट्रा प्योर होना जरूरी है। प्रोसेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल इस बात पर डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जिनका मॉल्टन फेज में सॉल्युबिलिटी सॉलिड फेज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यानी बेसिकली जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस का जो बेसिक प्रिंसिपल बेसिक ये है कि इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो कि मॉल्टन फेज में ज्यादा सॉल्युबल हैं सॉलिड फेज के कंपैरिजन में। So this method is based on the principle that impurities are more soluble in molten phase as compared to solid phase। क्या करते हैं प्रोसेस में वो देखिए। एक इम्प्योर एलिमेंट का ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक को हम सर्कुलर हीटर से पास करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये इम्प्योर एलिमेंट का ब्लॉक है। अब मैंने सर्कुलर हीटर यहाँ से पास किया, जैसे सर्कुलर हीटर को पास करेंगे ये वाला पार्ट यहाँ हीट हो जाएगा, हीट करने पर ये मॉल्टन फेज में आ जाएगा, लेकिन इसका एडजेसेंट पार्ट सॉलिड है तो यहाँ से इम्प्योरिटी अभी मूव नहीं कर सकती। अब ये वाला पार्ट जब मॉल्टन फेज में आ चुका है, फिर हम सर्कुलर हीटर से जब इस वाले पार्ट को हीट कर रहे होंगे, जैसे ही ये मेल्ट करेगा, इसका टेम्परेचर हाई है, आसानी से जब ये मेल्ट कर चुका है तो इस वाले पार्ट की इम्प्योरिटी इधर मूव कर जाएगी। फिर मैंने इस वाले पार्ट को हीट किया, ये मेल्ट करेगा, इस वाले पार्ट की इम्प्योरिटी इधर मूव करेगी। तो ऐसे करते करते मैंने सर्कुलर हीटर को राइट से लेफ्ट एंड तक मूव कर दिया, तो इम्प्योरिटी भी राइट से लेफ्ट पार्ट तक मूव कर जाएगी। यानी जिस डायरेक्शन में आप सर्कुलर हीटर को पास कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में इम्प्योरिटी भी मूव करेगी। अगली बार क्या करेंगे, फिर से आप सर्कुलर हीटर को लेके आएंगे, फिर राइट से लेफ्ट एंड तक वापस उसको मूव कराएंगे,
फिर इस तरह से बार बार जब सर्कुलर हीटर को आप पास करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इम्प्योरिटी का ब्लॉक इस लेफ्ट एंड पर बन चुका होगा। इस इम्प्योरिटी के ब्लॉक को कट कर लिया जाता है, प्योर एलिमेंट आपको मिल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सर्कुलर हीटर को मैंने यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव किया है। तो जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट इस सर्कुलर हीटर को पास करेंगे तो ब्लॉक के राइट एंड पर इम्प्योरिटीज आ चुकी होंगी। इस ब्लॉक को कट कर लिया जाएगा, प्योर एलिमेंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास रिफाइनिंग मेथड है, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस प्रोसेस में एक ऐसा वोलेटाइल इंटरमीडिएट फॉर्म होना चाहिए जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो। तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ सच मेटल्स which form such volatile intermediate which is thermally unstable। यानी कि अगर volatile intermediate कम टेम्परेचर पर ब्रेक हो जा रहा है आसानी से, तो इस केस में आप वेपर फेज रिफाइनिंग को यूज कर सकते हैं। तो वेपर फेज रिफाइनिंग मोस्टली यूज किया जाता है निकिल, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनेनियम एंड बोरॉन एलिमेंट के लिए। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो देखिए, निकिल के लिए प्रोसेस यूज की जाती है मॉन्ट प्रोसेस। मॉन्ट प्रोसेस में क्या करते हैं आप, इम्प्योर निकिल के सैंपल से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करते हैं। टेम्परेचर रखा जाता है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर रेंज पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड को आप इम्प्योर निकिल से पास करते हैं तो निकिल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में निकिल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ये एक वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल इंटरमीडिएट है। इस वोलेटाइल इंटरमीडिएट को जब आप 180 से 230 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो हीट करने पर ये कंपाउंड ब्रेक हो जाता है और फाइनली जो मेटल आपको मिलता है वो मिलता है प्योर स्टेट में। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है उसको वापस रिसाइकिल कर दिया जाता है, यानी फिर से उसको यूज कर लिया जाता है इसी प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस इसी में वॉन अर्केल प्रोसेस फॉर टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनेनियम। यानी कि वो वेपर फेज रिफाइनिंग जो कि इन तीन मेटल के लिए आप यूज कर रहे हैं उसका नाम होता है वॉन अर्केल प्रोसेस। टाइटेनियम, इम्प्योर टाइटेनियम को आपने रिएक्ट किया आयोडीन गैस के साथ, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है, पहले बन जाता है TiI4 टाइटेनियम आयोडाइड। TiI4 वोलेटाइल इंटरमीडिएट है। 1400 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ जो टाइटेनियम आपको मिलता है वो मिलता है प्योर स्टेट में। आयोडीन गैस जो मिलती है उसको वापस रिसाइकिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वॉन अर्केल डीबोर प्रोसेस फॉर बोरॉन। ये तीनों प्रोसेस ऐसी हैं जो कि जेईई में काफी बार पूछी जा चुकी हैं। तो बोरॉन के लिए प्रोसेस यूज की जाती है वॉन अर्केल डीबोर प्रोसेस। इम्प्योर बोरॉन के सैंपल में जब आप आयोडीन गैस पास करते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है Bi3 और ये Bi3 वोलेटाइल इंटरमीडिएट है जिसको फर्दर आप हीट करेंगे तो फर्दर हीट करने पर आपको मिलेगा प्योर बोरॉन, साथ में मिलती है आयोडीन गैस। इस गैस को फिर से हम रिसाइकिल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अगला रिफाइनिंग मेथड।